अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एवोल्यूशन को हम क्यों मानते हैं। यानी टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि ऐसे कौन कौन सी डिस्कवरीज या ऐसे कौन कौन से प्रूफ है कि हम एवोल्यूशन को दुरुस्त मान लें। आपको पता है कि एवोल्यूशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए से जानदारों में चेंजेस आती है और उन चेंजेस के नतीजे में नई स्पीशीज़ वजूद में आती है। तो पहली बात तो ये कि एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल मार्क्स। एवोल्यूशन जो है वो एक कुछ ऐसे निशान छोड़ जाती है एवोल्यूशन, जिससे हमें पता चल जाता है कि चीज़ें तब्दील हुई है, जानदार तब्दील हुए हैं। इसी बुनियाद पे डार्विन ने अपनी थ्योरी भी पेश की थी। आपको याद है डार्विन थ्योरी जो है वाज मेनली बेस्ड अपॉन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉसिल रिकॉर्ड। डार्विन की थ्योरी तो मेनली इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर थी। डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी कि जानदार जो है वो साउथ अमेरिका के डिफरेंट है, यूरोप के डिफरेंट है, यानी जानदारों की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। पूरी ज़मीन के ऊपर जानदार एक जैसे नहीं है बल्कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट है। दूसरा, डार्विन ने फॉसिल रिकॉर्ड देखा था कि जो जानदारों के पास्ट के फॉसिल है वो अब के फॉसिल से मिल नहीं रहे। पहला एविडेंस, सबसे बड़ा एविडेंस, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। ज़मीन के डिफरेंट रीजन में जानदार डिफरेंट है। जिस तरह के जानदार एशिया में पाए जाते हैं यूरोप में इससे डिफरेंट है, यूरोप के जानदार साउथ अमेरिका से डिफरेंट है, साउथ अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया से डिफरेंट है। ज़्यादातर जानदार डिफरेंट ही है। बर्ड्स डिफरेंट है, मैमल्स डिफरेंट है। हाँ, कुछ जानदार सिमिलर भी होंगे लेकिन ज़्यादातर जानदार आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी, क्योंकि बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो डार्विन ने ये देखा था कि आइसलैंड्स हैव मैनी एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक का मतलब होता है मुकामी, यानी एक ऐसी स्पीशीज़ जो एक जजीरे पे पाई जाती है और कहीं पे नहीं। ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक, वो वहाँ की लोकल है। तो आपको याद होगा कि जिस तरह से ये एक मेनलैंड है, मेनलैंड से मुराद होता है कोई बड़ा बर्र-ए-आज़म, इसको आप समझ ले यूरोप है ये, ठीक है। यहाँ पे समुंदर में कुछ छोटे छोटे जजीरे हैं, ठीक है। ये एक और कॉन्टिनेंट है, यानी बड़ा मेनलैंड है, इसको साउथ अमेरिका कह लें आप, ये साउथ अमेरिका है। तो जानदार यहाँ पे और तरह के होंगे, यहाँ पे और तरह के होंगे, इवन आइसलैंड्स पे और तरह के होंगे। ये एवोल्यूशन का एक प्रूफ है। अगर एवोल्यूशन ना हुई होती ना तो जानदार सारी दुनिया पे एक जैसे होते। सपोज आप ये मान ले कि सारे जानदार एक साथ पैदा किए गए हैं, तो फिर तो सारी ज़मीन के ऊपर जानदार एक तरह के होने चाहिए थे। जबकि यहाँ से हमें डार्विन की बात थोड़ी सही मालूम होती है कि जानदारों में उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आई है। इसीलिए यूरोप, साउथ अमेरिका और आइसलैंड का क्योंकि इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुई, नेचर ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया, इसीलिए जानदार डिफरेंट तरह के हैं। दिस इज़ कॉल्ड बायोजियोग्राफी। और ये बायोजियोग्राफी पहला प्रूफ है एवोल्यूशन का। आप एग्जांपल ले आर्मेडिलोज की। आर्मेडिलोज जो है एक ऐसे मैमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर एक आर्मोर्ड होता है। आर्मोर्ड का मुराद होता है एक शेल, इनकी बॉडी को बाहर से एक शेल ने कवर किया हुआ होता है। लिव्ड इन अमेरिका, अमेरिका में ये रहते हैं। अब ये अमेरिका के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते हैं। नज़रिया एवोल्यूशन ये प्रिडिक्ट करता है कि ये आर्मेडिलोज किसी जानदार के डिसेंडेंट हैं। डिसेंडेंट यानी किसी जानदार से वजूद में आए हैं। तो अब यानी कोई इनका एंसेस्टर होगा, ठीक है। तो उस एंसेस्टर के फॉसिल हमें मिले हैं, यानी ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट है फ्रॉम अर्लियर स्पीशीज दैट लिव्ड इन दैट रीजन। उस जगह, उस अमेरिका से कई जानदारों के फॉसिल मिले हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। तो गालिब इम्कान यही है कि आर्मेडिलोज उन्हीं जानदारों के डिसेंडेंट है, उन्हीं से वजूद में आए हैं। बायोजियोग्राफी से हमें ये बात कन्फर्म होती है या काफ़ी हद तक इस बात के सबूत मिलते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। जानदारों में चेंजेस किसी ना किसी हिसाब से बहरहाल ज़रूर आई हैं। एवोल्यूशन का दूसरा बड़ा प्रूफ है फॉसिल रिकॉर्ड। ये भी काफ़ी बड़ा प्रूफ है कि हमें ज़मीन से जो फॉसिल मिलते हैं, फॉसिल क्या होते हैं? किसी भी जानदार का जो बाकी रह जाने वाला हिस्सा या उसका कोई भी इम्प्रेशन वगैरह, कोई भी नक्श वगैरह जो हमें पास्ट के किसी डेड एनिमल का मिले, उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड से क्या बात पता चलती है? वी कैन फाइंड
चेंजेस इन स्पीशीज थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड के ज़रिए भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि चेंजेस हुई है। इसका सबूत ये है कि सक्सेशन ऑफ फॉसिल प्रोवाइड अस अ विजुअल रिकॉर्ड। एक तरतीब के साथ हमें फॉसिल मिलते हैं, फॉसिल के अंदर हमें सक्सेशन मिलती है। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद अगला, एक तरतीब के साथ, ठीक है। अब जानदारों के अंदर चेंजेस आई है, ज़ाहिरी बात है कोई एकदम से धमाका खेज चेंज तो आ नहीं सकती, आहिस्ता आहिस्ता करके चेंजेस आ सकती है। जैसे अब ये तस्वीर के अंदर देख सकते हैं घोड़े की एवोल्यूशन, तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये घोड़ा जो है फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ये कैसे वजूद में आया है। फिर इसी तरह एलिफेंट की एवोल्यूशन देखें कि एलिफेंट जो है इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई, ये सब कुछ हमें कैसे पता चला, फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चला। यानी एक सक्सेशन के साथ हमें फॉसिल्स मिलते हैं, एक तरतीब के साथ। फिर अगला जो है फॉसिल रिकॉर्ड कन्फर्म दैट प्रोकैरियोट इज एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ। इस बात को अब सारे बायोलॉजिस्ट मानते हैं। हमें जो भी एविडेंसेस मिलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, उन सब से ये बात पता चली है कि प्रोकैरियोट लाइफ के एंसेस्टर हैं। और फॉसिल रिकॉर्ड इस बात को कन्फर्म भी करता है। कैसे कन्फर्म करता है? क्योंकि जो हमें सबसे पुराना फॉसिल अब तक मिला है ना, वो प्रोकैरियोट का फॉसिल है। जानकर आपको हैरत होगी कि ओल्डेस्ट नोन फॉसिल वाज अ प्रोकैरियोट। और कितना पुराना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि सबसे पुराना फॉसिल एक सायानोबैक्टीरिया का मिला है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का मिला है, प्रिजर्व्ड इन रॉक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इसकी एज है। इतने अरब साल पुराना है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इवन जो अंदाज़ा है कि लाइफ जो है वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आई। तो ये फॉसिल तकरीबन तभी का है जब लाइफ वजूद में आई थी। सबसे पुराना फॉसिल ये है। किसी मैमल का इतना पुराना फॉसिल नहीं मिला, किसी डायनासोर का इतना पुराना फॉसिल नहीं मिला। तो हमें काफ़ी हद तक फॉसिल से ये बात पता चल रही है कि लाइफ जो है उसमें चेंजेस ज़रूर आई हैं। एक बात और, एवोल्यूशन जो हमारी स्टडी है, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए, वो ये बताती है कि फिशेज़ से वजूद में आए हैं एम्फीबियन, यानी एम्फीबियन का एंसेस्टर फिश है। फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल, फिर इनसे बर्ड्स और मैमल। तो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें सेम यही बात पता भी चलती है। यानी ये अर्थ की आप देख रहे हैं, ये अर्थ की लेयर है, ये सबसे नीचे वाली डीप लेयर है, सेडिमेंट्री लेयर, ये ऊपर वाली लेयर है, यानी मिट्टी के कहें इनको तहें हैं, ठीक है, ये मिट्टी की तहें। तो सबसे जो डीपर लेयर के अंदर हमें फॉसिल मिलते हैं बच्चों, वो फिश के मिलते हैं। फिर उससे अपर लेयर के अंदर हमें एम्फीबियन के फॉसिल मिलते हैं। फिर उससे अपर लेयर के अंदर हमें रेप्टाइल के। इवन जो बर्ड और मैमल है ना, ये बर्ड ये मैमल, इनके फॉसिल हमें सबसे टॉप लेयर के अंदर ही मिलते हैं। डीपर लेयर में इनके फॉसिल कभी मिलते ही नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है? फिर एवोल्यूशन नहीं हुई? इससे तो यही पता चल रहा है कि एवोल्यूशन हुई है। और जो साइंसदानों के अंदाजे हैं वो ठीक है कि एवोल्यूशन के ज़रिए से ही फिशेस से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड, मैमल वजूद में आए हैं। अब एक बात और, साइड पे टेबल बना हुआ है फॉसिल। फॉसिल इज एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन पास्ट। किसी जानदार के असली बच जाने वाले हिस्से या फिर उसका कोई ट्रेस का मतलब होता है उसको कुछ भी बाकी रह जाने वाला हिस्सा, उसका कोई इंप्रेशन हो सकता है। कभी पता क्या होता है, कोई जानदार किसी रेत के ऊपर गिर जाता है तो रेत के ऊपर उसकी तस्वीर सी बन जाती है, यानी उसका छप जाता है इंप्रेशन। फिर ऊपर नई रेत की तह गिरती रहती है, मिट्टी गिरती रहती है, वो चीज़ पत्थर बन जाती है, यानी वो पूरी रेत एक पत्थर बन गई, एक पहाड़ बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ में चेंजेस आती है, करोड़ों साल बाद वो पत्थर टूट जाता है, अंदर से हमें उस जानदार की तस्वीर मिल जाती है, उसकी छवि मिल जाती है, उसका इंप्रेशन मिल जाता है, तो वो चीज़ भी फॉसिल ही कहलाएगी। फॉसिल आमतौर पे सैंड में भी बन सकता है, रीजन यानी गूंद कहीं पे पड़ी हुई है, उस गूंद में कोई जानदार गिर जाए तो वो भी करोड़ों साल तक रह सकता है। आइस के अंदर, आपको पता है बर्फ़ के अंदर कोई जानदार गिर जाए वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो कोई कास्ट उसी के किसी इंप्रेशन को कहते हैं जानदार को। तो ये फॉसिल का तारुफ हो गया। तीसरा जो हमारे पास एविडेंस है एवोल्यूशन का, वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी आपको पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है, किसी जानदार के अंदरूनी अज़ा की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। और जब वर्ड कंपैरेटिव आ गया, मतलब हम जानदारों की एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं, यानी स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम जानदारों की एनाटॉमी देखें ना,
इंटरनल ऑर्गन्स को देखें तो हमें उनके अंदर कई जगह पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है। यानी कई जानदार जो है वो नज़र तो डिफरेंट आ रहे हैं या बज़ाहिर तो डिफरेंट है, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि ये भी प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुआ है। यानी पहले जानदार सेम थे, बाद के अंदर उनके अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से मॉडिफिकेशन आई, फिर उस मॉडिफिकेशन का डिसेंट हुआ, यानी वो अगली नस्ल्स में मॉडिफिकेशन मुंतकिल हुई। दो हमारे पास अहम तरीन डेफिनेशन है यहाँ पे, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इंतहाई अहम, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जानदारों में कुछ होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन दोज ऑर्गन विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर यानी जिनके अंदर जो है तरतीब वगैरह ऑर्गन्स के अंदर से मसल्स वगैरह सेम हो, लेकिन वो ऑर्गन काम मुख्तलिफ कर रहे हों। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फोर लिम्ब ऑफ मैन, यानी इंसान का जो बाजू है वो, कैट का जो फोर लिम्ब है वो, यानी बिल्ली का जो फोर लिम्ब यानी अगला पंजा। व्हेल मछली का फोर लिम्ब तो नहीं होता, व्हेल मछली का फ्लैपर होता है, यानी व्हेल मछली का जो पर्स है वो, और बैट का विंग। ये चारों चीज़ें कितनी एक दूसरे से डिफरेंट है ना, सारी चारों काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इन चारों का अंदर से स्ट्रक्चर सेम है। इन चारों के अंदर हड्डियों की तरतीब सेम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना यानी बाजू की हड्डियाँ चारों में पाई जाती है, फंक्शन चारों का डिफरेंट है। देखिए मैन का बाजू किस लिए होता है, इंसान का बाजू कामकाज करने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए। बिल्ली का अगला पंजा जो है वो चलने के लिए होता है, दौड़ने के लिए होता है। व्हेल मछली का फ्लैपर जो है ये आपको पता है स्विमिंग के लिए होता है, और जो बैट का विंग है ये तो फ्लाइट के लिए होता है। तो अब सवाल ये है कि इनकी तरतीब सेम क्यों है, इनके अंदर हड्डियाँ सेम क्यों है? तो आंसर इसका ये है कि इन जानदारों का चारों का ही कोई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर था। फिर उसके अंदर चेंजेस आई, यानी उस जानदार के वो जो एंसेस्टर थे हमारे इन जानदारों के, वो भी इन्वायरमेंट उनका डिफरेंट हो गया। यानी जो बिल्ली है ये जंगलों के अंदर रहना शुरू हो गई, ये जो व्हेल मछली है ये पानी के अंदर चली गई, बैट ने उड़ना शुरू कर दिया। तो इनके फोर लिम्ब के अंदर इनके माहौल के हिसाब से चेंजेस आती गई। व्हेल मछली क्योंकि तैर रही थी तो उसका जो फ्लैपर है वो तब्दील हो गया, उसका जो फोर लिम्ब है वो फ्लैपर में तब्दील हो गया, इसकी वजह से उसको स्विमिंग करने में हेल्प मिली। और दूसरी तरफ जो बैट है उसका फोर लिम्ब विंग में तब्दील हो गया क्योंकि उसको उड़ना था। बिल्ली का जो फोर लिम्ब है वो उसके क्लॉ यानी पंजे में तब्दील हो गया। हमारा जो है वो आर्म बन गया, फोर लिम्ब। तो एक कॉमन एंसेस्टर के अंदर, यानी हमारे अंदर हड्डियाँ इसलिए सेम है, किसी कॉमन एंसेस्टर से ये वजूद में आया है। दूसरी तरफ एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? दोज ऑर्गन विच हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसी के उलट है, फंक्शन इनका सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो इसकी मिसालें हैं जैसे विंग है, बैट का विंग, बर्ड का विंग, इंसेक्ट का विंग, चमगादड़ का पर और परिंदे का पर, और मक्खियाँ वगैरह जो है इनके पर। इनके पर का तीनों का फंक्शन एक ही है, फ्लाइट, यानी कि सेम फंक्शन, लेकिन स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें ना वो बड़ा डिफरेंट है। जो बैट का विंग होता है ये इंसान की तरह, इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना होती है। बर्ड के विंग में और तरह की हड्डियाँ होती है, और इंसेक्ट का जो विंग है ये तो एक शीट सी होती है, इसमें हड्डी होती ही नहीं है। ये एनालॉगस ऑर्गन है। और एनालॉगस ऑर्गन इस तरह से वजूद में आए कि डिफरेंट ऑर्गन्स थे, वो डिफरेंट ऑर्गन जो थे वो एक कॉमन फंक्शन की वजह से उन्होंने एक ही काम करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे एक ही काम फ्लाइट है। अब यही दो डेफिनेशंस यहाँ पे और है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की डेफिनेशन होगी कि वो प्रोसेस जिससे होमोलोगस ऑर्गन बने। अच्छा, डाइवर्जेंस का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, डाइवर्ज का मतलब होता है एक दूसरे से डिफरेंट हो जाना। तो ये आप देखें कि होमोलोगस ऑर्गन में यही चीज़ हुई है, एंसेस्टर सेम था, बाद के अंदर उसके कुछ जानदारों ने जब माहौल डिफरेंट अडॉप्ट किया तो उनके ऑर्गन्स में चेंजेस थोड़ी थोड़ी आ गई, उनके ऑर्गन डिफरेंट हो गए। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, एंसेस्टर सेम, डिसेंडेंट डिफरेंट हो गए। एक
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन जिसके ज़रिए से एनालॉगस ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे ये अभी हमने पढ़ा। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठे होना, तो ये आप देखिए कन्वर्जेंट हुआ है। डिफरेंट एंसेस्टर थे लेकिन उन्होंने फंक्शन उनका एक ही था, उनको माहौल एक ही तरह का मिल गया, फ्लाइट वो करना चाहते थे तो उनके ऑर्गन ने एक ही फंक्शन करना शुरू कर दिया। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। यानी हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन एक रीमॉडलिंग का प्रोसेस है, यानी एक बेहतरी आने का प्रोसेस है एवोल्यूशन। व्हेन एंसेस्ट्रल ऑर्गन्स टेक न्यू फंक्शन दे बिकम मॉडिफाइड। एक एंसेस्टर के ऑर्गन जब फंक्शन डिफरेंट करना शुरू कर देते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती है। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी से ही एक हमें एविडेंस और मिलता है, वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। वेस्टिजियल ऑर्गन दोज रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेकार, ये कुछ बेकार से स्ट्रक्चर है, विच आर यूजलेस इन ऑर्गेनिजम्स नाउअडेज। अब जानदारों में ये यूजलेस हो चुके हैं, बट हैव इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन अनसेस्टर। हमारे अनसेस्टर में ये ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा काम किया करते थे, अब इंसानों के अंदर या अब इन जानदारों के अंदर मौजूदा दौर में ये काम नहीं करते। यानी ये हिस्टोरिकल रेमनेंट है। रेमनेंट का मतलब होता है बाकियात, बाकी बच जाने वाले कुछ हिस्से हैं। पहले ये जानदारों में काम किया करते थे, अब नहीं करते। मिसालें इसकी देखें, स्केलेटन ऑफ स्नेक एंड व्हेल हैज़ पेल्विस एंड लेग बोन। स्नेक टांगों पे नहीं चलता लेकिन फिर भी स्नेक के अंदर लेग की बोन मौजूद है, लेकिन लेग की वो बोन फंक्शन नहीं करती, ठीक है। और व्हेल मछली के अंदर भी ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि व्हेल मछली के अंदर भी लेग की बोन तो है, पेल्विस तो है, फंक्शन नहीं करती। यानी इनके एंसेस्टर में ये थी, बाद के अंदर इन्होंने उसका यूज़ कम कर दिया तो इनकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेग की बोन की सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन अभी भी वो एक सबूत के तौर पे मौजूद है। और इसी तरह इंसानों के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपको पता है अपेंडिक्स क्या होती है? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे शुरू होती है ना, वहाँ से एक इस तरह का हिस्सा हमारे पेट में है, इस छोटी सी नाली को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या सिंपली अपेंडिक्स। इसका कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि कभी कभी इसके अंदर खुराक का कोई ज़र्रा चला जाता है, पेन शुरू हो जाती है जिसको अपेंडिक्स की दर्द कहते हैं, फिर इसको काटना पड़ता है। लेकिन हमारे एंसेस्टर में इसका फंक्शन हुआ करता था, अभी भी कुछ जानदारों के अंदर ये डाइजेशन में हेल्प देती है। इसी तरह एक और चीज़ है ईयर मसल इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर ही कान के मसल। अच्छा, कान के अंदर मसल मौजूद होते हैं लेकिन हम उन मसल्स को यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम कान को नहीं हिला सकते, लेकिन ये जो मवेशी वगैरह ये कान को हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यूज़ करना इतना कोई मकसद था ही नहीं। इंसान के जब 4 आर्म डेवलप हो गए तो हम अपने कानों को इस्तेमाल करने के लिए, अपने कानों से मक्खी वगैरह उड़ाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो भैंसे वगैरह है इनको देखें, मवेशी वगैरह बेचारे मक्खी उड़ा नहीं सकते, वो वैसे बेचारे कान हिला लेते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मक्खी उड़ जाती है, तो वो यूज़ करते हैं। हमारे अंदर ईयर मसल वेस्टिजियल हो चुका है। फोर्थ एविडेंस एवोल्यूशन का कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जब हम डिफरेंट एम्ब्रियोज को कंपेयर करेंगे, इस चीज़ को कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी बोला जाएगा। तो याद रखें कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सेम स्टेजेस। जो जानदार मिलते जुलते हैं ना, जैसे इंसान हो गया, इंसान से बंदर दूसरे हो गए, चिंपैंजी वगैरह, इवन अगर एम्ब्रियो की स्टडी की जाए, इंसानी एम्ब्रियो की और चिंपैंजी के एम्ब्रियो की, तो सेम स्टेजेस होती है। जो अर्ली स्टेजेस होती है, यानी एग के बाद जो चेंजेस आती है, क्लीवेज शुरू होती है, सेल डेवलप होना शुरू होते हैं, ये कुछ स्टेजेस जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेम स्टेजेस होती है क्लोजली रिलेटेड जानदारों में। यानी एक बड़ा सबूत ये भी है कि ऑल वर्टिब्रेट हैव गिल पाउचेस। तमाम वर्टिब्रेट जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है? गिल्स मौजूद होते हैं। गिल पाउचेस यानी वो चीज़ मौजूद होती है जिससे गिल बनने होते हैं। लेकिन जो जानदार फिर ज़मीन पे रहते हैं उनमें तो गिल्स होते ही नहीं, उनमें तो लंग बनते हैं। तो गिल क्यों है अर्ली स्टेजेस पे? यानी वो जो गिल है वो भी एवोल्यूशन का एक सबूत है कि शुरू के अंदर आपको पता है जानदार लाइफ जो है वो वाटर से पैदा हुई है। तो गिल्स की मौजूदगी, गिल पाउचेस की मौजूदगी भी ये प्रूफ करती है कि एवोल्यूशन हुई है, जानदारों में चेंजेस आई है। एक बात और कि मच सिमिलैरिटीज़ इन एम्ब्रियो ऑफ फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड एंड ह्यूमन।
इन चारों के एम्ब्रियो, इन पांचों के एम्ब्रियो आप देखें, हालांकि ये पांचों डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनके एम्ब्रियो जो है वो सेम स्टेजेस से गुजरते हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, दिखने पे हमें सारे एम्ब्रियो एक ही जगह जैसे दिखाई देते हैं। हम फ़र्क नहीं कर सकते कि ये फ़िश का एम्ब्रियो, ये फ्रॉग का, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यानी सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा नुमायाँ हैं, डिफरेंसेस कम होते हैं एम्ब्रियो में। बाद के अंदर ये चेंजेस ज़्यादा, जैसे जैसे डेवलप जानदार ज़्यादा होता है फिर चेंजेस बढ़ना शुरू होती है। अच्छा, एक बात ये कि जो गिल पाउचेस थे एम्ब्रियो में, फ़िश के अंदर वो तो गिल्स में डेवलप हो जाते हैं। जो टेरेस्ट्रियल जानदार, जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार, उनके अंदर वो गिल पाउचेस यूस्टेकियन ट्यूब बना देते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो हमारे मिडल ईयर को कनेक्ट कर देती है, किससे? कान, गले के साथ, थ्रोट के साथ। तो हवा का दबाव जो है वो बरकरार रहता है। तो दिस इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ कॉमन ओरिजिन। इससे भी हमें एवोल्यूशन का पता चलता है। एविडेंस का आखिरी सबूत जो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिला है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह। इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी से भी हमें कई एविडेंस मिलते हैं एवोल्यूशन के। देखिए, डीएनए एंड प्रोटीन हैज़ मच सिमिलैरिटी। डीएनए और प्रोटीन नहीं, एक्चुअली डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डीएनए बहुत हद तक सिमिलर होता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको याद होगा कि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 99% सिमिलर है। ठीक है, इवन इंसान का प्लांट के साथ भी 50% डीएनए सिमिलर है, कोड भी सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलर डीएनए क्या किसी कॉमन एंसेस्टर से नहीं आया होगा इंसानों में, बाकी सारे जानदारों में? दिखने में हम पौधे से कितने डिफरेंट है, लेकिन हमारे जेनेटिक कोड एक जैसे हैं। तो क्या ये महज इत्तफाक है या वाकई में किसी कॉमन एंसेस्टर से ये सारी चीज़ें आई है? इवन हमारे बहुत सारे डीएनए, हमारी बहुत सारी प्रोटीन बैक्टीरिया से भी मिलती है। हमारे अंदर भी राइबोसोम मौजूद है, बैक्टीरिया के अंदर भी राइबोसोम मौजूद है। हमारा राइबोसोम भी प्रोटीन वैसे ही तैयार करता है, बैक्टीरिया का राइबोसोम भी प्रोटीन वैसे ही तैयार करता है। ये इत्तफाक नहीं है। इफ़ टू स्पीशीज़ हैव जीन्स सेम, देयर मस्ट बी सम कॉमन एंसेस्टर। दो स्पीशीज़ के जो जीन्स सेम है, हमारे जीन्स बैक्टीरिया से भी कई सिमिलर है। आपको याद होगा 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, इंसान का इंसुलिन का जीन काट कर बैक्टीरिया में दाखिल कर दिया जाता है, बैक्टीरिया उससे इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। तो कोई सिमिलैरिटी थी तभी तो बैक्टीरिया के अंदर जाके इंसान के जीन ने भी काम किया, वरना अगर सिमिलैरिटी हमारी और बैक्टीरिया की बिल्कुल होती ही ना, तो सोचिए बैक्टीरिया का सिस्टम हमारे जीन को एक्सेप्ट ही कैसे करता। तो इससे भी पता चलता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी कि जानदारों में चेंजेस आई हैं, कोई कॉमन एंसेस्टर था, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई, म्यूटेशन आई और एवोल्यूशन हुई। इसी तरह जेनेटिक कोड्स कॉमन है। जेनेटिक कोड वाला चैप्टर अभी आपने पढ़ा नहीं, फिलहाल आपको ये बता दूं कि एक जेनेटिक कोड है AUG। ए जो है ये डीएनए का एडिनिन होता है, यू यूरासिल और जी गुआनिन। अच्छा, ये अगर तरतीब के साथ AUG कोड हो तो ये एक स्टार्ट कोडोन होता है, यानी किसी भी प्रोटीन के स्टार्ट पे, किसी भी जीन के स्टार्ट पे ये कोड होता है। तो हर जानदार में यही है, जितने भी जानदार आप देख सकते हैं। इसी तरह एक प्रोटीन है ह्यूमन और बैक्टीरिया में कॉमन, उसका नाम है साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C कहाँ से आई? किसी कॉमन एंसेस्टर से। इसी तरह आप इंसान को और बाकी के जितने भी मवेशी वगैरह उनको भी देख ले, हमारा ब्लड ग्रुप काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, हमारे अंदर मसल्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, बोन्स की तरतीब काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। तो ये सारे भी एविडेंसेस है एवोल्यूशन के, इसलिए आप आसानी से एवोल्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते। एवोल्यूशन हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा कि एवोल्यूशन तो हुई है, लेकिन इस बात में अभी भी इख्तलाफ है कि एवोल्यूशन से नई स्पीशीज़ बन सकती है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।